जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से साथियों प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर साथियों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन से रहेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग का 35 क्वेश्चन हो चुका है। आप नहीं पढ़े होंगे तो इस क्लास को पढ़कर आप उसको भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बताइए, क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। बता दीजिएगा साथियों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, इनको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? बताइए साथियों कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? तो साथियों, ये 1952 को अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1952 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन है कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना का अंतराल होता है? साथियों, इसमें 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में ये 1968 में पेश किए गए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 1968 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष अधिकारी कौन हो जाएंगे? तो साथियों, ये संसद हो जाएंगे। संसद इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, संसद याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था साथियों 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, वर्ष 1952 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइए आप लोग कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संसद का उच्च सदन है आपके राज्यसभा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राज्यसभा याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 80 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 80 में। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो साथियों, ये 250 निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 250। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कहाँ पर की जाती है? तो ये आपके उच्च न्यायालय में की जाती है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब है, उच्च न्यायालयों में याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवा निवृत्ति के जो अधिकतम उम्र सीमा है ये क्या हो जाएंगे साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, 62 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 62 वर्ष।
अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है। तो उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कितने समय के लिए कर सकते हैं। तो ये साथियों कर सकते हैं आपके 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की बात की गई है। तो यहाँ पे कुल जो है 3 प्रकार की आपातकाल की बात की गई है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 3 प्रकार के आपातकाल की बात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपलब्ध है। बताइए साथियों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित यहाँ पे उपलब्ध दिए गए हैं। तो इसमें दिए गए हैं साथियों राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वहाँ पे क्या है तो संबंधित उपबंध दिए गए हैं। आगे प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 352 के तहत। आगे देखिएगा प्रश्न आता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू जो है किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपके अनुच्छेद 356 में हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो डैश में प्रचलित हैं। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं ये यहाँ पे क्या है तो केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो कहाँ पर है तो जो सोवियत संघ में प्रचलित थे साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोवियत संघ में। आगे देखिएगा प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। लगाइए सभी लोग आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बताइए और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा ताकि पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएँ आप लोग को रिविजन के लिए। तो जरूर बताइएगा पीडीएफ के लिए। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा ये 1991 में हुए थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, 1991 में। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है ये किस वर्ष में किए गए थे। तो 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किए गए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो डैश है। बताइए कि मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का यहाँ पे लोगो क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि शेर जो है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का लोगो है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पंचधारा योजना जो है संबंधित है। तो पंचधारा योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो नदी जल प्रबंधन से हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, नदी जल प्रबंधन से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था साथियों। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 को शुरू होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है क्या हो जाएंगे। तो साथियों टेस्ला हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, टेस्ला जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। आगे प्रश्न आता है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये क्या मापता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी को मापते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे दूरी को मापते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का जो है ना प्रयोग करता है।
तो निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो साथियों ये चमगादड़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो है ये किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो है ये निर्वात में जो है यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के लिए क्या है ध्वनि की श्रव्य सीमा है? तो मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा हो जाएंगे ये आपके 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि फूल मीनोलॉजी का डैश से अध्ययन है। तो फूल मीनोलॉजी का अध्ययन हो जाएंगे। तो फूल मीनोलॉजी का जो अध्ययन हो जाएंगे साथियों आकाशीय बिजली से हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आकाशीय बिजली से। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं पेरिस्कोप का उपयोग। ऑप्शन डी सही जवाब है, पेरिस्कोप। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो आणविक ऑक्सीजन को जो है ईंधन सेल भी यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आणविक ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो साथियों जलाऊ लकड़ी को नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जलाऊ लकड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो सभी लोग बता दीजिएगा कहाँ पे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोत्सवाना में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में कौन ITBP के अंत रिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो साथियों ये हो जाएंगे संजीव रैना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, संजीव रैना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? तो हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पे खुलेगा? तो साथियों ये खुलेंगे आपके कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके कितना से तो 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर 70 तक क्वेश्चन थे, ठीक है, 70 तक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।